नमस्कार मित्रों, समाख्या आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज है 24 अगस्त और हम लेकर उपस्थित हैं आपके सामने दैनिक जागरण समाचार पत्र का समाचार विश्लेषण श्रृंखला का ये अंक। समाज के सशक्तिकरण के लिए परिवार का सशक्त होना जरूरी है। भारतीय परिवार व्यवस्था ने विश्व को एक नई राह दिखाई है, क्योंकि विश्व के पास जो चीज हमने सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत दी है वो है परिवार व्यवस्था। क्योंकि विश्व में जितनी ज़्यादा समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं विशेषकर और मानसिक समस्याएं, वो मूलभूत परिवार व्यवस्था की कमजोरी के कारण से हैं। और अगर परिवार सशक्त होगा तो समाज स्वाभाविक रूप से सशक्त होगा, और समाज के सशक्तिकरण से ही राष्ट्र सशक्त होगा, और भारतीय राष्ट्र के सशक्त होने से विश्व शांति और समृद्धि की संभावनाएं हैं, रही हैं, पहले इसके प्रमाण हैं, और भविष्य में भी यही एक रास्ता है। आगे बढ़ने से पहले इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी दें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको पता है कि नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति में हिंदी या भारतीय भाषाओं या मातृभाषाओं को लेकर के कई प्रावधान किए गए हैं, और गृह मंत्री अमित शाह जी, चूंकि राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला राजभाषा विभाग के मुखिया होने के कारण से उन्होंने बहुत सारे विषय जो है वो बताए हैं। तो उनकी अधिक जिम्मेदारी बनती है, और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से हिंदी आवश्यक है और अंग्रेजी के कारण से हम किस प्रकार से पिछड़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी की मुंह में हम अपने देश की प्रतिभाओं को खोते जा रहे हैं। केवल 5% लोग जो है अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। अगर आप देखिए तो देश का जो टैलेंट है, देश की जो प्रतिभाएं हैं, वो 5% प्रतिभाओं के उपयोग के कारण से हम इतना विकास कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचने के लिए कहा है, चिंतन करने के लिए कहा है कि अगर 100% प्रतिभाओं का अगर हम उपयोग किए होते और उपयोग करेंगे तो हम कितने जल्दी विकसित होंगे, कितने आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जो षड्यंत्र था भाषाई गुलामी का, उस गुलामी से
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी दल ऐसा नहीं है जो ये चाहते हों कि मुफ्त रेवड़ियाँ ना मिलें, यानी मुफ्त उपहार न दिए जाएं, फ्री वीज़ ना हो। इसीलिए इस बात से कोई इनकार नहीं किया सकता कि ये गंभीर मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, संसद में भी इस पर बहस होनी चाहिए, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट में जो पक्ष आने थे वो पूरी तरह से नहीं आए, बाहर बयानबाजी बहुत चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जन कल्याण और अर्थव्यवस्था दोनों के हितों को देखते हुए अब कोर्ट इस पर आके विचार करना शुरू किया है और इन दोनों को ध्यान में रख करके ही आगे डिसीजन होगा। केंद्र सरकार ने लगातार इस बात का विरोध किया है कि फ्री वीज होना चाहिए, मुफ्त की रेवड़ियाँ बंटनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि समाज कल्याण को लेकर किसी को भी आपत्ति नहीं है, लेकिन परेशानी तब होती है जब कोई दल साड़ी बांटने के लिए, टीवी देने के लिए कहता है और ऐसा करता है। उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि क्या आपको झूठ बोलने का, झूठ वादे करने का अधिकार मिल जाता है? अगर आपने अपने राज्य की, अपने क्षेत्र की वित्तीय स्थिति का आकलन नहीं किया है तो आप इस प्रकार की घोषणाओं से और इस प्रकार के कार्यक्रमों से अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकते हैं। वहीं कपिल सिब्बल जो राज्यसभा सदस्य भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं और जाने माने वकील भी हैं, उन्होंने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट की बात करते हुए कहा कि उस एक्ट के अनुसार राजकोषीय घाटा जो है वो 3% से कम होना चाहिए, इस प्रकार का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये सब काम न्यायालय का नहीं है, ये मुद्दों को वित्त आयोग को दे देना चाहिए और उसको देखना चाहिए। वहीं जो वकील गोपाल शंकर नारायण द्वारा मुफ्त रेवड़ियों के वर्गीकरण की बात की है, यानी उसका क्लासिफिकेशन हो जाना चाहिए कि कौन सी मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं, कौन सा जन कल्याण काम है, तो कोर्ट ने कहा ये मामला थोड़ा सा मुश्किल है, कठिन काम है। जैसे कि अगर कोई सरकार या कोई दल वादा करता है कि हम सरकार में आ गए और सबको जो है हम फ्री साइकिल देंगे, और तो साइकिल के बाद जब सर्वे करवाया जाता है, सर्वेक्षण होता है, तो कहा जाता है कि एक साइकिल मिलने से जीवन में कितना परिवर्तन आ गया है। वो जॉब पे जाता था, पैदल जाना पड़ता था, समय लगता था, साइकिल आने के बाद इसका इतना समय बच गया, तो वो उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन, ज़िंदगी बदलने की बात, वो सभी जो है कहलाएगी कि ये तो जन कल्याण की बात हो गई। चाहे वो साइकिल देना हो, जो समुद्र किनारे रह रहे हैं, जो मछुआरे हैं, उनको नाव देने की बात हो, तो ये सब चीज़ें वो वहीं जा कर के होंगी, वो पीठ में यानी सुप्रीम कोर्ट में बैठ कर के उस पर निर्णय, उस पर विचार नहीं हो सकता। और वहीं आम आदमी पार्टी ने के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने, उन्होंने कहा कि जो चुनावी घोषणाएं हैं वो जो संविधान का अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, तो ये मुद्दा फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट या कोई दूसरे दल जो है वो इसको ख़त्म करने के लिए विचार नहीं कर सकते। तो ये मुद्दा आगे चलेगा और लगातार चल रहा है, तो धीरे धीरे आज भी सुनवाई होगी, कल फिर इसमें आएगा, कल हम फिर चर्चा करेंगे। जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद एक कॉम्प्रहेंसिव वीडियो केवल इसी के ऊपर बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्विस बैंक अकाउंट के लिए अनिल अंबानी को आयकर नोटिस। इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा है अनिल अंबानी को, और ये हमारे देश की जो कर व्यवस्था है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था में जो चोरी को रोकने के किए जा रहे प्रयास हैं, वो दर्शाता है किस प्रकार से कितना भी बड़ा आदमी हो वो बच नहीं सकता। तो उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरा, उसमें अपने जो स्विस बैंक के खातों का लेखा जोखा नहीं हुआ है, तो उसमें जो जमा है 814 करोड़ रुपए
उससे अधिक का धन जितना है उसका 420 करोड़ रुपए जानबूझकर चोरी की गई, ऐसा आरोप लगाया गया है। और टैक्स अधिकारियों के समक्ष विदेश बैंक के खातों का विवरण का उजागर उन्होंने नहीं किया है, इसीलिए उन पर यानी अनिल अंबानी पर काला धन, अघोषित विदेशी आय एवं परिसंपत्तियां कराधान अधिनियम यानी ब्लैक मनी, डिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स, टैक्स इम्पोजिशन एक्ट की 2015 की धारा 50 के 51 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। और इस मुकदमे में अगर सज़ा होती है तो अधिकतम सज़ा जो है 10 साल तक हो सकती है। अनिल अंबानी के जो वर्ष 2012-13 से 2019-20 के बीच विदेश में अघोषित परिसंपत्तियां रखकर चोरी करने का आरोप लगाया गया है। बताया गया है कि अनिल अंबानी ने बहामास में कंपनी रजिस्टर हुई डायमंड ट्रस्ट और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में बनाई गई एक और कंपनी जिसका नाम नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड में वो निवेशक इन्वेस्टर हैं और उसके ऑनर भी हैं, स्वामी भी हैं। तो बहामास ट्रस्ट के मामले में जो डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला है वो उसकी ड्रीम वर्क होल्डिंग इंक नामक एक कंपनी थी। इस कंपनी के स्विस बैंक में अकाउंट था जिसमें 31 दिसंबर 2007 को $3.2 करोड़ से अधिक की रकम जमा की गई थी और ट्रस्ट को शुरुआत में करीब $2.5 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई थी। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये आरोप है कि इस धनराशि का स्रोत अनिल अंबानी का प्राइवेट अकाउंट है। ये राशि अमाउंट जो है अनिल अंबानी के प्राइवेट अकाउंट, निजी अकाउंट से गई है। और जो 2006 में इस ट्रस्ट को खोलने के लिए अनिल अंबानी ने KYC किया और उस KYC में उन्होंने अपना पासपोर्ट जमा कराया था, पासपोर्ट को दिया था। और इस ट्रस्ट के लाभार्थियों में जो बेनिफिशियरीज हैं उनमें अनिल अंबानी के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। वहीं ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में जुलाई 2010 में जो कंपनी बनाई गई उस कंपनी का अकाउंट ज्यूरिख में जो बैंक है, बैंक ऑफ साइप्रस, उसमें है। और डिपार्टमेंट ने कहा है कंपनी और इसकी रकम के अनिल अंबानी पूर्णतः लाभकारी स्वामी हैं, पूर्णतः ऑनर हैं। और कंपनी को 2012 में बहामास में पंजीकृत जो PUSA नामक कंपनी से $10 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई थी और इस कंपनी के भी स्वामी अनिल अंबानी हैं। वहीं आप विदेशी ट्रस्ट, डायमंड ट्रस्ट और ड्रीम वर्क्स होल्डिंग इन कंपनी बैंक अकाउंट के योगदानकर्ता यानी उसमें जो कंट्रीब्यूटर्स हैं और ऑनर्स हैं और NATU और PUSA के स्वामी हैं, ये अनिल अंबानी के बारे में कहा गया है। और विदेशी परिसंपत्तियों का उल्लेख आपके आयकर रिटर्न में नहीं किया गया है और उन्होंने काला धन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ब्लैक मनी जो एक्ट है उसके प्रोविजंस को वायलेट किया है, इसीलिए आप पर मुकदमा चलना ही चाहिए। तो ये क्या है काला धन, अघोषित विदेशी आय एवं परिसंपत्ति या कराधान अधिनियम 2015, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। काला धन, अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां एवं कराधान अधिनियम 2015 ये विदेशी आय को छुपाने के लिए दंड का प्रावधान करता है। विदेशी आय के संबंध में कर से बचने के प्रयास को आपराधिक दायित्व के दायरे में शामिल करता है। अगर विदेशी आय से आप कर बचाते हो, टैक्स बचाते हो, तो भी अपराध की श्रेणी में आता है। यदि किसी व्यक्ति के पास अघोषित विदेशी संपत्ति होने का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है तो संबंधित व्यक्ति को 30% की दर से कर का भुगतान और इसी के बराबर दंड राशि का भुगतान करना पड़ता है। यानी 30% तो आप टैक्स दीजिए और प्लस 30% आप उसको एज अ दंड, एज अ कंपनसेशन दीजिए। इसके इधर संपत्ति को घोषित न करने के मामले, अगर आपने संपत्ति घोषित ही नहीं की, एक टैक्स चोरी की अलग बात है, एक संपत्ति बताई ही नहीं, तो 30% की दर से कर अधिरोपण के साथ साथ जो छुपाए गए कर की राशि है, यानी जो कर की राशि जो छुपाई गई है जिसके बारे में बताया नहीं गया है, उस राशि की 3 गुना राशि का भुगतान या फिर
जो अघोषित आय के 90% भाग या परिसंपत्तियों के मूल्य का भुगतान प्रावधान किया गया है। यानी कुल मिला के आपका जो पैसा है उसका 90% वो आपको सरकार को देना होगा। यानी 30% तो देना है आपको टैक्स के रूप में, और उसका 3 गुना जो है वो भुगतान करना है, या नहीं तो 90% जो परिसंपत्ति के मूल्य है उसका भुगतान करना है। तो मान लो 1 करोड़ रुपए छुपाए हैं तो 30 लाख रुपए तो आपका टैक्स चले गए, 3 गुना यानी आपको 60 लाख और देने हैं, यानी आपको पूरा 90 लाख रुपए चले जाने हैं, नहीं तो 90 लाख टोटल का जाना है, 90% जाना है। तो वहीं अधिनियम में जानबूझकर की गई चोरी के लिए 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान भी है, जो अनिल अंबानी के केस में बनता है। समझ गए? इस अधिनियम में विदेश में अर्जित परिसंपत्तियों की घोषणा करने के लिए एक मुश्त अनुपालन विंडो उपलब्ध कराना और इस प्रकार घोषित परिसंपत्तियों के मूल्य पर निर्धारित कर और जुर्माने के भुगतान करने का प्रावधान है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर आपका विदेश में जो परिसंपत्तियां हैं, जो आपने वहाँ पर कमाई हैं, वो एसेट्स की आप घोषणा करके एक साथ में पूरा भुगतान करके आप सभी जो जुर्माने हैं, जो टैक्स लगाया गया है, निर्धारित टैक्स है, निर्धारित कर है, तो उसके प्रावधानों के तहत आप अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, सजा से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड असेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 के बारे में जाना। आगे बढ़ते हैं। पूर्व तिथि से लागू नहीं हो सकता संशोधित बेनामी लेन देन कानून, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी पहले की तारीखों से नहीं लागू होगा। जब से वो बना है उसके बाद ही आप उसको लागू कर सकते हैं, क्योंकि जो बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 की धारा 3(2) वो जो है असंवैधानिक थी, और कानून में जो 2016 में जो संशोधन किया गया उसको भी पूर्व तिथि से लागू नहीं किया जा सकता। तो बेनामी संपत्ति क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं, और बेनामी संपत्ति अधिनियम जो 2016 में बना है उसमें भी क्या क्या प्रावधान है उसको भी हम जान लेते हैं। तो सीधा सीधा मतलब है कि हम इसको रेट्रोस्पेक्ट यानी भूतलक्षी प्रभाव इसका नहीं हो सकता, पहले से इसको हम लागू नहीं कर सकते। बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम यानी बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, ये 2016 में बना। सबसे पहले 1988 में बना था, जिसमें 2016 में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, और 1 नवंबर 2016 से लागू हो गया है। ये बेनामी संपत्ति क्या होती है? बेनामी संपत्ति वह है जिसकी कीमत किसी और ने चुकाई हो किंतु नाम किसी दूसरे व्यक्ति का हो। यानी आप कोई घर खरीदते हैं और पैसा आप देते हैं, किसी और के नाम से आपने घर खरीदा, तो वो बेनामी संपत्ति हो गई। यह संपत्ति पत्नी, बच्चे या किसी रिश्तेदार के नाम पर खरीदी गई होती है। जिसके नाम पर ऐसा संपत्ति खरीदी गई होती है उसे बेनामदार कहते हैं। पैसा उसका लगा नहीं है। तो ज़्यादातर जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जो जिनके पास ब्लैक मनी होती है, और अधिकांशतः सभी नहीं, वो लोग इस प्रकार के बेनामी संपत्तियां खरीदते हैं। बेनामी संपत्ति के बारे में कुछ प्रमुख बातें हैं, उनको हम जान लेते हैं। जब संपत्ति खरीदने वाला अपने पैसे से किसी और के नाम पर संपत्ति खरीदता है तो वह बेनामी संपत्ति कहलाती है, हमने समझ लिया है। लेकिन शर्त यह है कि खरीद में लगा पैसा आमदनी के ज्ञात स्रोतों से बाहर का होना चाहिए। यानी आमदनी जो आपकी स्पष्ट रूप से, जिससे आप इनकम टैक्स भर रहे हैं, ITR कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फिल कर रहे हैं, उसके बाहर की होनी चाहिए। उसका स्रोत बाहर का होना चाहिए। भुगतान चाहे वो सीधे तौर पर किया जाता हो या फिर घुमा फिरा कर किया जाता है, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके स्रोत का जो है वो ज्ञात नहीं होना चाहिए, वो कहाँ से पैसा आया है। अगर क्रेता ने इसे परिवार के किसी व्यक्ति या किसी करीबी के नाम पर भी खरीदा हो तब भी ये बेनामी संपत्ति ही कहलाएगी। अगर सीधे शब्दों में कहें तो बेनामी संपत्ति खरीदने वाला व्यक्ति कानून मिल्कियत अपने नाम नहीं रखता है, लेकिन संपत्ति पर कब्जा वो बनाकर रखता है।
जो संशोधित कानून के तहत केंद्र सरकार के पास ऐसी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार है। और बेनामी संपत्ति लेन देन के दोषी पाए गए व्यक्ति को 7 साल की सजा हो सकती है, 7 साल की जेल हो सकती है। और वही संपत्ति के बाजार मूल्य का 1/4 के बराबर अर्थदंड लगाया जा सकता है, यानी उस पर पनिशमेंट दिया जा सकता है। काले धन पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित की गई कमेटी ने 3 लाख रुपए से ज़्यादा के नगद लेन देन पर भी रोक लगाए जाने की सिफारिश की थी। तो ये बेनामी संपत्ति है जिसमें 3 लाख रुपए से ज़्यादा संपत्ति कोई खरीदते हैं तो उसमें सिफारिश की गई थी कि 3 लाख से ज़्यादा पैसा जो है वो आप कैश में नहीं दे सकते हैं। तो ये बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, इसके बारे में जाना। हम जानते हैं गर्भपात में विवाहित अविवाहित महिलाओं का अंतर खत्म करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चिकित्सकीय गर्भपात कानून, यानी जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसमें पहले संशोधित किया गया है और जो पुराना वाला एक्ट था उसमें बहुत सारे प्रावधानों को बदला गया है। तो ये बेनामी चिकित्सकीय गर्भपात कानून यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है उसके बारे में बात हो रही है। उसमें कहा गया है कि जो पहले 20 सप्ताह के ही गर्भ को जो है टर्मिनेट किया जा सकता था, उसका गर्भपात किया जा सकता था। अब वो बढ़ा करके 24 सप्ताह तक की गर्भवती को गर्भपात की अनुमति दी गई है। अब वहाँ पहले केवल विवाहित महिला का उल्लेख था, अब अविवाहित महिला या एकल महिला को भी 24 सप्ताह तक के गर्भपात कराने की अनुमति में शामिल करेगी। ऐसा फैसला सुरक्षित रख रही है। वहीं एमटीपी नियम 2003 में कहा गया है अगर अदालत हस्तक्षेप करना चाहती है तो इसे ऐसा करना चाहिए। तो इसीलिए एमटीपी संशोधन अधिनियम 2021 बने और 21 बना, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया कि उसका वर्गीकरण अधिनियम के तहत संबंधित नियमों में जो बातें कही गई हैं उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। वहीं हमको पता है कि गर्भ के दौरान जो गर्भ का लिंग परीक्षण जो है वो हमारे यहाँ प्रोहिबिटेड है। हमको पता है पीसीपीएनडीटी एक्ट है, उसके तहत उसको उसके दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ वर्गीकरण किए गए हैं। तो वहीं 24 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति वाली महिलाओं में अविवाहित महिलाओं को क्यों शामिल नहीं किया जा सकता? कानून में पति के स्थान पर पार्टनर शब्द रखने पर भी ये कानून में 2021 कानून में पार्टनर शब्द रखा गया है, तो इसका मतलब इसमें अविवाहित महिला भी आ सकती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार का निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो हम देखते हैं कि जो 1971 का चिकित्सकीय गर्भपात कानून है, अधिनियम है, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, और 2020 यानी 2021 का है, उसमें क्या अंतर है। यानी कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्यूर होता है तो किन किन परिस्थितियों में जो है वो गर्भपात कराया जा सकता है। और 1971 अभी जो है 1971 का जो कानून था उसमें केवल मैरिड वुमेन के लिए था, अब अनमैरिड वुमेन भी इसमें कवर की गई है। गेस्टेशनल एज लिमिट जो है वो 20 सप्ताह, यानी गर्भ की जो आयु है 20 सप्ताह तक इसको गर्भपात के लिए अनुमति थी, अब जो है 24 सप्ताह तक अनुमति मिल गई है रेप सर्वाइवर के लिए। वहीं पर अगर 24 सप्ताह के ऊपर भी कोई गर्भपात कराना चाहता है कुछ विशेष परिस्थितियों में, जिसमें जो गर्भ से संबंधित कुछ गड़बड़ियाँ हों, एबनॉर्मलिटीज़ हों, तो असामान्य स्थितियाँ हों, तो ऐसी स्थिति में उस पर भी कराया जा सकता है, लेकिन वो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार। मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन रिक्वायर्स बिफोर टर्मिनेशन, पहले कहा गया था कि अगर एक जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर की आपको
जो है रिपोर्ट चाहिए, अगर 12 सप्ताह से पहले आप अगर टर्मिनेट करवाते हैं तो। और वहीं 2 RMPs की जो है अगर 20 सप्ताह से करवाते हैं तो। अभी 20 सप्ताह के लिए एक और 20 से 24 सप्ताह के लिए 2 RMPs की ज़रूरत पड़ती है। मेडिकल बोर्ड अप्रूवल जो है वो 24 सप्ताह के बाद करवाते हैं तो मेडिकल बोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। पूरा मेडिकल बोर्ड बैठता है कि हाँ ऐसी स्थितियां हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि यहाँ पे गर्भपात कराना ही होगा। वहीं अगर महिला की पहचान को उजागर किया जाता है तो फिर इस स्थिति में कुछ फाइन का प्रावधान था। वो फाइन था 1,000 रुपये का पहले, अब जो है फाइन 1 साल की जेल तक हो गया है। यानी फाइन तो देना ही पड़ेगा पैसों में, और उसको 1 साल की सज़ा भी हो सकती है अगर आपने महिला की पहचान को उजागर किया है जिसने गर्भपात करवाया है। विषम परिस्थितियों में भी ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। पांडुरंग खान खोजे की मूर्ति का अनावरण करेंगे ओम बिरला। इतिहास का विषय है, साथ साथ में उन्होंने जो हरित क्रांति के लिए काम किया। पांडुरंग खान खोजे कौन थे? पांडुरंग खान खोजे जो पांडुरंग सदाशिव खान खोजे, ये महाराष्ट्र के वर्धा में इनका जन्म हुआ 7 नवंबर 1883 को। उन्होंने अपनी शिक्षा जो है नागपुर से ली और बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित थे काफ़ी। और आज़ादी के बाद जो है वो भारत वापस लौटे और वापस लौट करके 22 जनवरी 1967 को नागपुर में ही उनका निधन हुआ। लेकिन भारत से बाहर कब गए थे इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल पूरे हुए हैं उसके उपलक्ष्य में ऐसे लोग जो विदेशों में रह करके भारतीय मूल के जो नायक रहे हैं, विदेशों में रह करके बड़े बड़े काम किए हैं, उन भारतीय मूल के नायकों, हीरोज़ को जो भुला दिए गए, जिनकी कहीं पहचान नहीं होती है, उनको पहचान दिलाने के लिए, उनकी पहचान बनाने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए अभियान चलाया है। और उसी अभियान के तहत हमारे लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा गए हैं और उसके बाद वो मैक्सिको जाएंगे। और मैक्सिको में वो स्वामी विवेकानंद और सदा शिव पांडुरंग खान खोजे जी की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। तो पांडुरंग सदाशिव खान खोजे ने मैक्सिको में हरित क्रांति लाई थी, यानी उस मैक्सिको के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इन मैक्सिको। तो हम जानते हैं इनके बारे में। तो जब ये पढ़ रहे थे उसी दौरान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वो कई सारी एक्टिविटीज़ में भाग लेते थे, अंग्रेज़ों के संदेह में आ चुके थे। तो वो समुद्र मार्ग से अमेरिका चले गए। अमेरिका में उन्होंने लाला हरदयाल से भेंट की। लाला हरदयाल के सानिध्य में ही वो कृषि की पढ़ाई करने लगे। एग्रीकल्चर में उन्होंने पढ़ाई की। कैलिफोर्निया की माउंट तमलाईपाइस सैन्य अकादमी में शामिल हो गए। जो भारत छोड़ने का उनका मूल उद्देश्य था, यानी वो कहीं ना कहीं सेना में जाकर के भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेंगे। तो लाला हरदयाल से भेंट करने के बाद वो उन्होंने स्टेफन यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते थे लाला हरदयाल, उनसे भेंट करने के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ समाचार पत्र में कुछ लेख लिखे। वहाँ से उन्होंने अपनी गतिविधियाँ शुरू की। गदर पार्टी बनी तो गदर पार्टी के संस्थापकों में पांडुरंग सदाशिव खान खोजे भी रहे। मैक्सिको में राष्ट्रीय कृषि विद्यालय के प्रोफेसर की नौकरी इनको मिली सदाशिव खान खोजे जी को। वहीं पर मैक्सिको के मक्का, गेहूं, दाल और रबर पर कई सारे शोध किए। साथ ही ठंड और सूखा प्रतिरोधी, यानी जो गर्मियों में भी और बहुत सर्दियों में भी रिस्ट्रिक्टेड हो, प्रतिरोध करते हों, किसको, फसल को कमज़ोर करने से बचाते हों, ऐसी किस्मों का उन्होंने विकास किया। और विकास के बाद
मैक्सिको में उन्होंने किसानों के लिए मुफ्त कृषि विश्वविद्यालय की शुरुआत की। और जो भारत में प्रथम हरित क्रांति के जनक जिनको कहा जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, उन्होंने जो खान खोजे जी का जो रिसर्च था, उनकी जो किस्म थी बनाई हुई मैक्सिकन गेहूं की, उसी को वो पंजाब में लेकर आए थे। तो ऐसे नायक, ऐसे हीरोज़ जो आज़ादी से पहले भारत के बाहर रह करके भारत के लिए काम किए और भारत के बाहर रह करके अपना नाम किया, अपने कामों के कारण से वो प्रसिद्ध हुए, वहाँ पर उनकी बहुत वैल्यू है, बहुत पूछ है, लेकिन भारत में उनको कोई नहीं जानता है। ऐसे नायकों को खोज खोज कर भारत सरकार जो है उनको सम्मानित करने का काम कर रही है। और यही काम पांडुरंग सदाशिव खान खोजे के बारे में हो रहा है, जिनकी मूर्ति का अनावरण मैक्सिको में हमारी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एंडोसल्फान के पीड़ितों को मिला न्याय। यानी एंडोसल्फान एक कीटनाशक पेस्टिसाइड्स है जिसको केरला के अंदर बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया, विशेषकर काजू के खेतों में, और इसके कारण से जो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा वो बहुत ही भयंकर है। ये अभी तक मुकदमा चल रहा था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आपको इसको देना ही पड़ेगा, हर्जाना भरना ही पड़ेगा, मुआवजा देना ही पड़ेगा। तो एंडोसल्फान केरल सरकार ने जो इसके पीड़ितों को जो है वो मुआवजा के लिए 2 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। और जो न्यायालय ने वर्ष 2017-19 में अपने कई आदेशों में राज्य सरकार को ये कहा था कि आप इनको मुकदमा दीजिए, और प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 5-5 लाख रुपए राशि देने की बात की थी। अब इस एंडोसल्फान से क्या क्या होता है? इससे जो पीड़ित व्यक्ति है वो मानसिक रूप से दिव्यांग हो सकता है, अपाहिज हो सकता है, शारीरिक रूप से अक्षम हो सकता है, इससे त्वचा के विकार होते हैं, और कई सारे लोग कैंसर से भी पीड़ित हैं। 1950 में एंडोसल्फान बना था कीटनाशक, और कृषि क्षेत्र में इस कहा गया था कि कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, अब कीड़े कृषि क्षेत्र में फसलों में नहीं लगेंगे। और एंडोसल्फान का जो है भरपूर मात्रा में भारत के अंदर उत्पादन हुआ और खूब उपयोग भी हुआ। केरल के अंदर काजू के बागानों में कई वर्षों तक रसायन का छिड़काव होता रहा। उसके कारण से हुआ क्या, कीट पतंगों, छोटे छोटे जीवों की मौत होने लगी, और कृषि श्रमिकों के साथ साथ उनके परिजन भी इससे बीमार पड़ने लग गए। तो जब इसको धीरे धीरे बंद करना पड़ा। कीटनाशक खाद्य पदार्थों को विषाक्त बनाने के साथ साथ क्या करते हैं, मृदा को, जल को और पर्यावरण को भी दूषित करते हैं। भोजन, पेयजल और हवा के जरिए ये मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो मानवों के गुर्दों पर, यकृत यानी लीवर पर, और उनके जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, प्रजनन क्षमता में कमी, मानसिक जो है मंदता, उसका खतरा उत्पन्न कर देते हैं। वहीं 2011 के स्टॉकहोम सम्मेलन में एंडोसल्फान कीटनाशक के वैश्विक उत्पादन और प्रयोग पर पाबंदी लगा दी गई, और सर्वोच्च न्यायालय ने 13 मई 2011 को इसके उत्पादन यानी इसके प्रोडक्शन पर, इसकी क्रय विक्रय पर, खरीदने बेचने पर और उसके उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया था। लेकिन फिर भी ये कई मामलों में आज भी उपयोग होता है, और इसके कितने गंभीर परिणाम हैं इसको देखते हुए भी। एक पेस्टिसाइड कैसे हवा के द्वारा, कैसे पानी के द्वारा, कैसे मिट्टी के द्वारा हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, वो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस चित्र में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति से छेड़छाड़ का दुष्प्रभाव। तो जो लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, लगातार बारिश हो रही है, और जो भूस्खलन चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, वहाँ पर लगातार हो रही हैं। यातायात उससे बाधित हो रहा है। वहीं
चट्टानें टूट टूट कर गिर रही हैं, उससे बहुत सारा नुकसान, पुराने पुराने जो ब्रिज बने हैं, पुल बने हैं, वो भी नष्ट हो रहे हैं। वहीं चीन के सीमा के पास में एक गांव है जुगजू, वो भोटिया जनजाति का गांव है। वो उसमें जो भूस्खलन है उसका व्यापक रूप से उसको दुष्प्रभावित किया है। और यहाँ लोग पूरी बरसात के समय गुफाओं में बिताते हैं, क्योंकि बरसात के साथ पहाड़ की चट्टानें गिरने से जो है नुकसान की घटनाएं रोज होती हैं लगभग। वर्ष 2018 में उत्तराखंड सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग और विश्व बैंक ने एक अध्ययन किया था। उस अध्ययन में पाया था कि उत्तराखंड में 6300 से अधिक ऐसे स्थान हैं जिनको भूस्खलन जोन, लैंडस्लाइड जोन के रूप में चिन्हित किया गया था। और राज्य में चल रही हजारों करोड़ रुपए की जो विकास परियोजनाएं हैं वो पहाड़ों को काटकर या फिर जंगलों को उजाड़कर बन रही हैं। और इसी कारण से ये भूस्खलन जोन यानी भूस्खलन क्षेत्र यानी लैंडस्लाइड जोन है, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। पहाड़ों पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उससे बड़ा संकट पैदा हो रहा है। कहा गया कि पहाड़ केवल पत्थर के ढेर नहीं होते हैं, ये इलाके जंगल, जल और वायु की दशा दशा तय करने के माध्यम होते हैं, साध्य होते हैं। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से पहाड़ के प्रति जो बेपरवाही है, पहाड़ के प्रति जो चिंता नहीं करने का जो हमारा दृष्टिकोण है, वो लगातार हमारे सामने कई सारी विपदाओं को लेकर के खड़ा हो रहा है। और कहा है कि वृक्ष जो है वो पहाड़ के लिए बहुत ज़रूरी है और वृक्ष के लिए पहाड़ बहुत ज़रूरी है। वृक्ष से पानी, पानी से अन्न मिलता है और अन्न से हमको जीवन मिलता है। तो अगर पहाड़ ही खत्म कर दिए जाएंगे तो वृक्ष ही जो है कैसे पैदा होंगे। जब वृक्ष नहीं होंगे तो पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं होगा तो अन्न नहीं आएगा, अन्न नहीं होगा तो हमारा जीवन तो संकट में हो ही जाएगा। जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापन है, वही क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन है, उसने पूरे वैश्विक यानी ग्लोबली प्रॉब्लम को जन्म दिया है। क्योंकि ये सबसे मूलभूत कारण हुआ जंगलों की समाप्ति के कारण से, पहाड़ों को तोड़ने के कारण से। अब भारत में जो पर्यटन स्थल हैं पहाड़ी इलाकों में, तो वो पर्यटन स्थल भी संकट के घेरे में आ गए हैं। हिमालय जो है भारतीय उपमहाद्वीप के जल का मुख्य आधार है। क्यों? क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां ही पूरे देश भर में लगभग सभी जगह जल पहुंचाती हैं। तो जल संरक्षण की जो रिपोर्ट आई है, नीति आयोग का जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है उसकी रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि हिमालय से निकलने वाली जो 60% जलधाराएं यानी नदियां हैं उनमें पानी लगातार कम हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण से, कार्बन उत्सर्जन बढ़ने के कारण से, जलवायु परिवर्तन और उसके दुष्परिणामों के कारण से जो धरती का शीतलीकरण है को कम कर रहे हैं धरती का, यानी धरती पर तापमान बढ़ रहा है। और जो ग्लेशियर हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं, जो आगे भयंकर संकट के रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। पेड़ जो होते हैं वो भूमि को यानी जो मृदा को, मिट्टी को बांध कर रखते हैं। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे भूस्खलन की संभावनाएं उतनी कम होगी, भूस्खलन की घटनाएं उतनी कम होगी, क्योंकि पेड़ भूमि को कटाव से रोकते हैं। वो पेड़ मिट्टी को बहने से रोकते हैं, वो पहाड़ को ढहने से रोकते हैं। और क्योंकि हिमालय नया क्षेत्र है, हिमालय नया पर्वत है, और जो यूरेशियन प्लेट है और वो भारतीय प्लेट आपस में टकरा रही है, और उस टकराव के कारण से बाउंड्री पर लगातार टेंशन बनी होती है, जो तनाव है, जो कहते हैं संपीड़न है, वो ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। इससे जो है जो क्रिस्टल हैं वो छोटे हो जाते हैं और चट्टानें जो है वो टूट जाती हैं।
ऐसी स्थिति में अगर पेड़ ज़्यादा हैं तो इसकी संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है और बहुत सारा जो है वो तनाव को वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये मानव के द्वारा प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उसके कारण से गंभीर समस्याएं लगातार हमारे सामने आ रही हैं। अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभल पाएंगे, ऐसा आप सोच करके चलिए। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है, बहुत सारा जो है मलबा वहाँ से बह कर के आ जाता है जो नदी में गाद के रूप में जमा हो जाता है और नदी का तल जो है वो ऊपर हो जाएगा तो बाढ़ क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। तो वहाँ के आस पड़ोस के रहने वाले लोगों के जीवन पर भी संकट आ जाएगा। और उत्तराखंड के बारे में स्पेशली कहा गया कि उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड्स के 3/4 घटनाएं जो है वो बरसात के कारण हो रही हैं और बारिश बहुत तेज़ आती है। तो क्योंकि अब पेड़ कम होने के कारण से या पहाड़ कटने के कारण से वो कमज़ोर हुए हैं और लैंडस्लाइड तुरंत कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 100 भारतीय ब्रांड बनेंगे ग्लोबल चैंपियन, 2030 का लक्ष्य रखा है और 2030 तक 2 लाख करोड़ डॉलर का हम निर्यात करेंगे, ऐसा हमने लक्ष्य रखा है। निर्यात यानी एक्सपोर्ट, 2 लाख डॉलर यानी 2 ट्रिलियन। अभी जो है 675 अरब डॉलर का जो है वो निर्यात होता है। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने इस लक्ष्य के बारे में बात की है और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ये लक्ष्य रखा है, यानी कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो मंत्रालय ने कहा है कि ट्रेड इंटेलिजेंस और डाटा एनालिसिस की मदद से निर्यातकों यानी एक्सपोर्टर्स को मदद करने का भी काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि निजी सेक्टर जो है उसके अनुभवी लोग हैं उनको मंत्रालयों में काम करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा जिससे उनके अनुभव का लाभ सरकारी स्तर पर लिया जा सके। 100 भारतीय ब्रांड को ग्लोबल चैंपियन बनाने का लक्ष्य रखा है, यानी वो विश्व भर में पहचाने जाएं ऐसे ब्रांड बनेंगे। और देश भर में बहुत सारे इकोनॉमिक जोन यानी आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और ये लक्ष्य रखा गया है कि अगर 2 लाख करोड़ डॉलर का अगर निर्यात करेंगे तो विश्व व्यापार में जो भारत का योगदान है वो टॉप 3 देशों में दूसरा या तीसरे नंबर पर भारत आ जाएगा। और व्यापार के अनुभवी सरकार के लिए काम करेंगे, ऐसा कहा गया है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के दिन 3T पर जोर दिया था। 3T कौन सी थी? ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म। तो ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म इन पर फोकस किया जाएगा और सरकारी अधिकारियों के साथ जो व्यापार में अनुभवी लोग हैं उनको भी सरकार के साथ काम करने के लिए बुलाया जाएगा, जैसे हमने पहले कहा है। और व्यापार के सभी सेक्टर को समान तरीके से विकास करने की योजना है। वस्तुओं की जो गुणवत्ता है उसको ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता के साथ साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन पर भी जोर दिया जाएगा। केवल गुणवत्ता नहीं, बहुत सारा प्रोडक्शन भी होगा। हम मैन्युफैक्चरिंग हब देश को बनाने वाले हैं। वहीं GEM यानी जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो भारत सरकार का अपनी वेबसाइट, अपना प्लेटफॉर्म है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल के द्वारा उसको बेहतर बनाने की बात हुई है। और कहा है कि GM से जुड़े जितने लोग हैं जो कहीं ना कहीं उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं वो इसकी खुलकर जानकारी दे सकते हैं। और उसके लिए मुक्त व्यापार समझौते भी किए जा रहे हैं। लगातार निर्यात हमारा बढ़ रहा है। कुछ देशों के जैसे चाइना के साथ कल हमने बात की थी कि हमारा निर्यात कम हुआ है और चाइना से आयात हमारा बढ़ा है, उसके पीछे के कारण भी हमने जाने हैं। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये आपको बगल में जो बात कही गई वेंडर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्या क्या होता है, जो वेंडर है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण होता है, प्रोफाइल अपडेटिंग, वो क्या करता है, कौन कौन सामान बेचता है, उसकी बात होती है। वेंडर असेसमेंट,
उसका मूल्यांकन होता है। QCI प्रोफाइल अपडेटिंग, क्वालिटी कंट्रोल इंडेक्स है, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोफाइल कैसी है। रेसलर पैनल सपोर्ट, OEM पैनल सपोर्ट, सर्विस प्रोडक्ट कैटलॉग मैनेजमेंट, सर्विस प्रोडक्ट कैटेगरी मैनेजमेंट, कैटेगरी ब्रांड मैनेजमेंट, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मैनेजमेंट, कैटलॉग रिजेक्शन एरर सपोर्ट, सर्विस टेंडर बाइंडिंग सपोर्ट, प्रोडक्ट टेंडर बाइंडिंग सपोर्ट, इनवॉइस जनरेशन, ऑर्डर मैनेजमेंट, ये सब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर जाए। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सभी प्रकार के प्रोडक्ट वहाँ पर मिल जाएंगे और ऑथेंटिक मिलेंगे, जहाँ पर जिनके लिए सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ने जो रजिस्ट्रेशन किया है उसके बहुत स्तर पर उसका मूल्यांकन किया है, वही लोग वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, इस प्रकार की कंपनियां हैं, वैसे ही सरकार की गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सरकार ने बनाया है। आगे बढ़ते हैं। UNSC में आतंकवाद पर भारत ने चीन व पाक को घेरा, यानी UNSC की जो बैठक हुई, और हमको पता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और सिक्योरिटी काउंसिल में 5 देश जो है वो स्थायी हैं और 5 देशों के पास वीटो पावर है। तो पहले हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में जान लेते हैं, फिर हम इस खबर के बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग हैं, जो 6 प्रमुख अंगों में सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यायशीता परिषद, इनको अगर अंग्रेजी में कहें सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, महासभा यानी जनरल असेंबली, सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टी काउंसिल, इन 6 में से पहली जो है सिक्योरिटी काउंसिल वो है, और इसका दायित्व है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनी रहे। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार है। ऐसे निर्णयों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव कहा जाता है। इसे विश्व का सिपाही भी कहते हैं, क्योंकि शांति सुरक्षा का उत्तरदायित्व इसके पास है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं और 5 स्थायी, 10 अस्थायी, और जो अस्थायी सदस्य हैं वो 2 साल के लिए बनते हैं। 5 स्थायी सदस्य जिनके नाम चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं, यानी चीन स्थायी सदस्य में आता है। और इन स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है, प्रतिनिषेध शक्ति है। तो वीटो पावर के अंतर्गत किसी भी मुद्दे को वो वीटो कर सकते हैं, उस पर, यानी सिंगल वीटो भी पूर्ण वीटो कहलाएगा, यानी उस पर आगे कोई बात नहीं होगी, वो पास नहीं होगा प्रस्ताव। और बाकी सब 10 सदस्य देश हैं, वो 2 साल की अवधि के लिए कहाँ से चुने जाते हैं? जनरल असेंबली से, सामान्य सभा से चुने जाते हैं, आम सभा से चुने जाते हैं। और सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्ष है वो हर महीने, 1 महीने के लिए एक देश बनता है। हर महीने जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो आते हैं, अल्फ़ाबेटिकल क्रम में वर्णमाला अनुसार जो है वो बनता जाता है। जैसे इस बार चीन जो है वो 1 महीने का अध्यक्ष बना हुआ है, तो उसी के तहत बैठक बुलाई गई थी। और उस बैठक में भारतीय जो स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज, उन्होंने इन बातों को कहा है कि दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा है कि संवाद और सहयोग के जरिए साझा सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये बात ठीक है, इस विषय पर बैठक हुई थी, लेकिन ये तभी संभव है जब सभी देश आतंकवाद जैसी साझा खतरों के खिलाफ एक साथ खड़े हों और दोहरे मापदंड ना अपनाएं। हमको पता है कि बार बार चीन जो है वो बहुत सारे आतंकवादियों को आतंकवादी घोषित, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के जो प्रस्ताव आते हैं उनको वीटो कर लेता है। क्यों? पाकिस्तान के सहयोग करने के उद्देश्य से। अभी हाल ही में जो घटना हुई थी कि जैसे मोहम्मद का जो मुखिया मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ अजहर, उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव जो आया था उस पर भी वीटो कर लिया था। किसने? चाइना ने। और साथ ही साथ भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि साझा सुरक्षा तभी संभव है जब देश एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, यानी सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करें। जैसा वो दूसरों के साथ उम्मीद करते हैं वैसा दूसरों के साथ व्यवहार भी करें, और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौता का सम्मान करें। एक तरफा कोई भी निर्णय, एक तरफा कोई भी कदम न उठाएं। और साथ साथ उन्होंने एक चिंता भी जताई और आगाह भी किया है कि अगर जो संयुक्त राष्ट्र ने अपने आप में सुधार नहीं लाए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपने आप में सुधार, रिफॉर्म नहीं किया करेगी, तो उससे ज़्यादा दूसरे जो संगठन हैं, वो लोकतांत्रिक जो संगठन हैं,
वो आगे निकल जाएंगी और ये अपना अस्तित्व खो देगी और ये अपना प्रभाव भी कम कर देगी। इसीलिए उचित प्रतिनिधित्व वाली सुरक्षा परिषद बननी चाहिए, यानी जिसमें सबका प्रतिनिधित्व हो, जिसमें एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये खबर हम लोग सुरक्षा परिषद के बारे में जाना, उसके कौन कैसे संयुक्त राष्ट्र के कौन कौन से अंग हैं, सुरक्षा परिषद का क्या दायित्व है और हमारे प्रतिनिधि ने क्या कहा, अभी चिंता का विषय क्या है। तो ये इसमें जो लाइंस होती हैं, जो कोट्स होते हैं, जो कही गई बातें होती हैं, वो हमारे परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए इनको नोट करना और बार बार पढ़ने से इनको हमारे लिखने की आदत में हमें आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज के इतिहास की बात करते हैं। आज यानी 24 अगस्त 1911 को जन्मी, बंगाल में जन्म लिया बीना दास ने। और बीना दास अंग्रेज़ों के विरुद्ध रैलियों में, अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो सभाएं होती हैं उनमें भाग लेना उन्होंने शुरू कर दिया था बचपन से, स्कूल दिनों से ही। महिला छात्र संघ से जुड़ करके कई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुई। वहीं 6 फरवरी 1932 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो दीक्षा समारोह था उसमें उस समय के तत्कालीन गवर्नर जो है स्टैनली जैक्सन पर 5 गोलियां चलाई थी। इतनी साहसी महिला थी और उन्हें इसके कारण से उन्हें 9 साल की जेल की सज़ा हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन में आपने भाग लिया और आज़ादी के बाद 1946-1951 तक वह बंगाल विधानसभा के 1946 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें वो बंगाल विधानसभा की सदस्य चुनी गई थी। तो 5 साल तक बंगाल विधानसभा की सदस्य रहीं। ऐसी थी बीना दास। तो भारत में, भारत की स्वतंत्रता में महिलाओं का योगदान आप नहीं भूल सकते, उनमें से एक बीना दास भी थी। आज ही के दिन 24 अगस्त 1608 को ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज जिसका नाम था हेक्टर, वो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत के तट पर, सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा था। और मुगल शासक उस समय थे जहांगीर, और जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। और इसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन माना जाता है। तो 3 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर हुई। 1608 24 अगस्त को पहली बार सूरत के तट पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज आया, और जिस जहाज़ का नाम था हेक्टर, जो लेकर के आया उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, और जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी वो थे जहांगीर, जो भारत का मुगल शासक थे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो ग्रह के रूप में, प्लेनेट के रूप में स्टेटस वापस ले लिया 24 अगस्त 2006 को, और जिसे 1930 को इसी IAU ने प्लेनेट माना था, ग्रह माना था, जिसको सबसे छोटा ग्रह के रूप में जानते थे। अब ये ड्वार्फ प्लेनेट यानी बौने ग्रह के रूप में गिना जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे खगोल विज्ञान यानी खगोलिकी का विषय है, भूगोल का विषय है, उसमें हमें पढ़ना चाहिए और हमको जानना चाहिए ये IAU क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन क्या है, ये क्या करती है और अभी कितने ग्रह हैं। ये आपका होमवर्क हो सकता है, इसको आप ज़रूर ध्यान से करिए, पढ़िए। इसी के साथ साथ आज आप हमसे जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्य को प्रोत्साहित करते रहें, कमेंट के माध्यम से लिखते रहें आपको कैसा लग रहा है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।